नमस्कार दोस्तों, 17 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। जो रेफरेंस है वो द हिंदू न्यूज़पेपर से ही लिया है मैंने। सुबह सुबह आपको एडिटोरियल मिल चुका है, ये करंट अफेयर्स है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले समय में ये करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली मिले। कभी कभी हो सकता है कि 2 दिन के करंट अफेयर्स आपको कंबाइन करके मिले, जीएस पेपर वाइज सेग्रीगेट करके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है उस दिन की क्रैप को कट करके वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आगे आने वाले समय में जितना आप लोग इसको व्यूज देते हो, जितना प्यार दिखाते हो, उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मैं आगे कितना इन वीडियोस को अपलोड करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेजर हेडलाइंस, ये मैंने द हिंदू से ही न्यूज उठाई है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है उसने नोट दी है रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट की। रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट में क्या है कि एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये नोवल कोरोना वायरस का घर बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। इसमें सलाइवा सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, ओके, और इन सलाइवा सैंपल्स के आधार पे आप घर बैठे बैठे ये पता कर सकते हो कि हाँ भाई आपको कोरोना वायरस है कि नहीं है, ओके। इनकी जो एफिशिएंसी बताई जा रही है वो लगभग अच्छी खासी बताई जा रही है। 88 से लेकर 94% के बीच में इस रैपिड टेस्ट किट की एफिशिएंसी बताई जा रही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, तो यहां पे ये चीज आपके काम की है। ये जो नॉड आया है यूएसए का रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट के रिस्पेक्ट में, यहां पे कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंडिया में कोविड 19 के टेस्ट कितने तरीके से हो रहे हैं? देखिए, मेन 3 तरीके के टेस्ट हैं। एक तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसमें एक प्रिक मारा जाएगा आपके हाथ में, खून के कुछ ड्रॉप्स निकाली जाएंगी, उन ड्रॉप्स को उस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट में रखा जाएगा और फिर वो किट बता देगी बहुत जल्दी ही कि भाई आपको कोरोना वायरस है या नहीं है। ब्लड की बजाय प्लाज्मा या सीरम का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट है आरटीपीसीआर। अब तक जितने भी टेस्ट है कोरोना वायरस के, उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट इस आरटीपीसीआर को माना जाता है। रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट बोला जाता है। इसमें एक नसल स्वैब लिया जाता है, एक इतनी बड़ी सी डंडी होती है जिसको आपके गले तक लेके जाते हैं या आपके नाक तक लेके जाते हैं, उसके अंदर से स्वैब निकालते हैं और स्वैब को टेस्ट करके यह पता चलता है कि कोरोना वायरस आपको है या नहीं है। इसी प्रकार की टेस्टिंग का प्रयोग एबोला और जीका वायरस में भी किया जाता था। और एक और टेस्ट है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट में आपके खून का सैंपल लिया जाता है और उस खून के सैंपल में देखा जाता है कि क्या कोरोना वायरस के लिए आपके ब्लड में एंटीबॉडीज हैं। जो एचआईवी टेस्ट होता है वो भी इसी बेसिस पे काम करता है। एचआईवी का वायरस अगर आपके शरीर में होगा तो उसके अगेंस्ट में आपका खून एंटीबॉडी भी बनाएगा। उस एंटीबॉडी को ढूंढता है ये एलिसा टेस्ट, जो कि एचआईवी के लिए प्रयोग होता है, और कुछ ऐसा ही एक टेस्ट कोरोना वायरस के लिए भी। तो इतने तरीके के टेस्ट हैं। इसमें ये रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट भी आ गया है, जिसकी जो एफिशिएंसी वो लगभग 88 से 94% बताई जा रही है। अब ये कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है ये तो समय आने पे ही पता चलेगा। हेल्थ के फील्ड में ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद एयरलाइंस फाइटिंग टू स्टे एयरबॉर्न। अभी अभी एक रिसेंट न्यूज आई है। देखिए, इंडिगो है, इंडिगो को पिछले 3 महीनों में 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2800 करोड़ रुपीस। इंडिगो के पास जो रिजर्व्स हैं, इंडिगो काफी प्रॉफिट में है, उस रिजर्व से इंडिगो ने 2000 करोड़ रुपए निकाले। बाकी जो एयरलाइंस है ना, उनकी इतने अच्छे हालात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल विस्तारा एयरलाइन, विस्तारा को टाटा सन्स प्रमोट करते हैं। तो विस्तारा एयरलाइन जब इस लॉकडाउन के समय में इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही थी, तो उस केस में क्या हुआ कि विस्तारा एयरलाइंस ने टाटा सन्स से पैसे मांगे। तो एक इंडिगो एयरलाइंस को छोड़ दिया जाए तो इंडिया में जितनी भी एयरलाइंस है वो अपने प्रमोटर से पैसे मांग रही हैं, चूंकि इस कोविड के टाइम में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पा रही, उनको पैसों की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, यूनिक जो पैसेंजर ट्रिप्स हैं वो 33% से गिर गए हैं। अगर जुलाई का डाटा उठा के देखा जाए, जितने लोगों ने जुलाई 2019 में ट्रेवल किया था उनके केवल 18% ने इस बार जुलाई 2020 में ट्रेवल किया है। यानी कि इस जुलाई 2020 में केवल 21 लाख पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया है, जो कि पिछले साल के 1/5 से भी कम है। तो आप समझ ही सकते हैं किस हिसाब से जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो गिरा है। और ऑब्वियस सी बात है, वो अंडरस्टैंडेबल है। 2 महीने के लिए तो सरकार ने ही एयर ट्रेवल बैन कर दिया था, ओके। सारी जो कंपनीज है, एयरलाइन कंपनीज है, इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। कपिल कॉल करके, इंडिया सीईओ है सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन के, इनका यह बोलना है कि आगे आने वाले समय में एयरलाइंस के पास कोई कैश बचने वाला नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रमोटर्स पे डिपेंडेंट है। इंडिगो के पास थोड़े बहुत पैसे थे तो उसने निकाल के खत्म कर दिए। ये सब बातें कही गई। देखिए, जीएस पेपर 3 में
ये फैक्ट आपके काम का है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी की बात होती है, इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात हो रही है, तो सर्विस सेक्टर को रिवाइव करने की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रिवाइव करने की बात हो रही है, तो उसमें आपको ये चीज काम आ सकती है। बस एक छोटी सी न्यूज है, एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? जुलाई में 21 लाख पैसेंजर्स ने जर्नी ली, ठीक है, और वो 21 लाख पैसेंजर्स जुलाई 2019 की टोटल ऑक्यूपेंसी के केवल 18% है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे कुछ और फैक्टर्स दे रखे हैं। Some companies have reported more than 30% drop in domestic travel this summer compared with last year. Airfare in the popular domestic routes have been reduced by 20-25%, and airfares are expected to remain subdued for the summer season as well. Cash reserves of airline companies are running low, and many are almost at the brink of bankrupt. ये कुछ फैक्टर्स हैं, आगे आने वाले समय में इस फैक्टर्स चेंज होंगे। ये पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपके पास नोट्स फॉर्म्स में भी कुछ ना कुछ रहेगा। अभी के लिए अगर आप कुछ नोट्स लिखना चाहो तो अवॉइड करो, धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको किस किस चीज के कितने नोट्स बनाने हैं। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही है, आईबी टीम टू फास्ट ट्रैक नागा पीस प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्यों है? जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, यहां पे टॉपिक आपके काम का है। एनएससीएन इसाक मोवैया की डिमांड क्या है? हमें ग्रेटर नागालैंड चाहिए। ग्रेटर नागालैंड क्या है? जितना भी यहां पे आपको ब्राउन रंग के इलाका दिख रहा है वो ग्रेटर नागालैंड है। आप देखिए वो म्यांमार में भी एक्सटेंड कर रहा है, वो मणिपुर में भी एक्सटेंड कर रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश में भी एक्सटेंड कर रहा है। तो भाई नागालैंड के बाहर एक्सटेंड कर रहा है और एक फॉरेन कंट्री में एक्सटेंड कर रहा है, तो इनकी जो डिमांड है काफी हद तक ये प्रैक्टिकल नहीं है। और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया, जो कि नागालैंड का सबसे डोमिनेंट ग्रुप है, हालांकि इस ग्रुप के अगेंस्ट में बहुत सारा अपोजिशन भी है, जैसे कल के न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था कुकी, तो जो कुकी लोग हैं, जो कुकी कम्युनिटी है मणिपुर की, वो इस एनएससीएन इसाक मोवैया के अगेंस्ट बोलती है। एनएससीएन की डिमांड क्या है? हमको ग्रेटर नागालैंड चाहिए, हमको ग्रेटर नागालैंड चाहिए। और ये लोग ओपनली बोलते हैं कि हम इंडिया में मर्ज नहीं करेंगे, हम इंडिया के साथ को एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरीके की देखिए इनकी टेंडेंसीज हैं, तो एक लिमिट से ज्यादा इनकी डिमांड्स को माना नहीं जा सकता, ये तो क्लियर है। जो सेंटर के बिहाफ पे नागालैंड में जो गवर्नर है, जिनका नाम है आरएन रवि, और ये इंटरलोक्यूटर भी है। इंटरलॉक्यूटर मतलब जो बीच में बात करके एक इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीच में इंटरलॉक्यूटर आरएन रवि है, तो एक तरफ एनएससीएन आईएम है और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब एनएससीएन क्या बोल रहा है, आईएम क्या बोल रहा है कि भाई ये आरएन रवि को आप बीच से निकालिए, ये आरएन रवि हमारी बात सुन नहीं रहे, अपने मन की चला रहे हैं, इनको बीच से उठाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? अच्छा एक और बात है दोस्तों, केवल नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की बात नहीं है, कुछ और नागा ग्रुप्स भी हैं, ठीक है ना। तो केवल नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से बात नहीं कर रही, कुल और 9 नागा ग्रुप्स हैं नागालैंड में, जिनको एनएससीएन के साथ मिला के एक ग्रुप मान के सरकार इनसे बात कर रही है। ये जो 9 नागा ग्रुप्स है ना, जो एनएससीएन इसाक मोवैया से अलग है, इनको आरएन रवि से प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि आरएन रवि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर कर रहे हैं, पोस्टिंग में अपने आप से अप्रूवल लेने की बात कर रहे हैं, तो इन सब बातों से इनको प्रॉब्लम है। बट आरएन रवि को हटाने की बात केवल एनएससीएन इसाक मोवैया ने करी है। तो जब ये बात निकल के आई कि भैया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया ये बोल रहा है कि भाई आरएन रवि का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या व्यू पॉइंट निकलता है? सरकार ने बोला कि ठीक है, हम एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम अपॉइंट कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम आपके इलाके में आएगी, आपसे बात करेगी, और जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं, इनको जल्दी सॉल्व करने की बात की जाएगी, ताकि नागा पीस अकॉर्ड को फाइनली साइन किया जा सके। ये है पूरा प्रोसेस दोस्तों। अब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम को अपॉइंट किया गया है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम हर तरीके के एंगल्स को खंगालेगी, चाहे वो एक्सटर्नल एंगल्स हो कि कहीं इन ग्रुप्स को चाइना या पाकिस्तान से सपोर्ट तो नहीं आ रहा, इस हर तरीके की चीज में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्वॉल्व होगी, और अपना जो भी ये प्रोसेस है नागा पीस अकॉर्ड को साइन करने का, ये जल्दी साइन होगा, क्योंकि 2015 के बाद जो प्रोग्रेस है वो बहुत धीमी है। 2015 में एक पीस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी, वो पीस प्रोसेस को फाइनल शेप देने के लिए एक नागा पीस अकॉर्ड की जरूरत है, और उस नागा पीस अकॉर्ड को जल्दी से जल्दी साइन करना है। उसकी एक अगली न्यूज निकल के आ रही है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डिनाइज आरटीआई प्लिया सीकिंग इन्फो ऑन पीएम केयर्स। ये कौन से हेड में आता है? जनरल स्टडीज पेपर 4 प्रोबिटी इन गवर्नेंस, यहां पे है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आता है आपका ये टॉपिक, पीएमओ डिनाइज आरटीआई प्लिया सीकिंग इन्फो ऑन पीएम केयर्स। देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से माना जा रहा है कि पीएम केयर्स फंड के अंदर जो पैसा है वो कहां जा रहा है। अब देखिए, आरटीआई एक्ट है, सेक्शन 79 ऑफ द आरटीआई एक्ट, वो क्या बोलता है?
and information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question. यानी कि आरटीआई एक्ट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड की जाएगी, बट अगर वो इंफॉर्मेशन डिसप्रोपोर्शनेटली रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रही है पब्लिक अथॉरिटी को, तो उस केस में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जब पीएम केयर्स फंड के अंदर जो पैसा आया वो कहां गया, ये बात जब पीएमओ ऑफिस से पूछी गई तो पीएमओ ऑफिस ने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 79 को इन्वोक किया है और बोला है कि इस इंफॉर्मेशन को अगर हम आपको देंगे तो डिसप्रोपोर्शनेट डाइवर्ट होंगे हमारे रिसोर्सेज आपको इंफॉर्मेशन देने में, इसलिए हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये एक डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट में आगे क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। जनरल स्टडीज पेपर 4 में राइट टू इंफॉर्मेशन आता है, बहुत जरूरी है। फाइनली, एलिगेशन ऑफ ग्राफ्ट नॉट पर से कंटेम्प्ट, भूषण टेल्स सुप्रीम कोर्ट इन 2009 केस। यहां पे देखिए जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात होती है। जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट यहां पे आ रहा है, तो जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो जरूरी है। प्रशांत भूषण से रिलेटेड एडिटोरियल्स में बहुत बात कर चुका हूं, मुझे आपको किसी भी तरीके का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, खासकर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट में। प्रशांत भूषण जी का क्या कहना है ये देखिए, बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब प्रशांत भूषण जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, इनको किसी तरीके का डर नहीं। ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में मेरे अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग आई है, लेकिन इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में सेक्शन 13B है, और सेक्शन 13B क्या बोलता है इस कंटेम्प्ट कोर्ट का, कि अगर किसी के ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसके डिफेंस में ट्रुथ को इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआईज के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए हैं, डेमोक्रेसी को तोड़ने के चार्जेस लगाए हैं, तो उन चार्जेस को पहले हियर करिए, उन चार्जेस पे इंक्वायरी करिए, उन चार्जेस पे इन्वेस्टिगेशन बैठाइए, और फिर जब उस इन्वेस्टिगेशन में आपको यह रिजल्ट मिलता है कि हाँ भाई ये लोग बिल्कुल ईमानदार थे, इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, इन्होंने रूलिंग कंपनसेशन के फेवर में कोई जजमेंट दिया ही नहीं, तो उस केस में आप मुझे सजा दीजिए। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया है तो उस इल्जाम को पहले आप इन्वेस्टिगेट करिए। तो अगर मैंने ये बोला है कि फॉर्मर जो पहले के 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में पिछले 6 सालों में उन्होंने डेमोक्रेसी को तोड़ा है, तो पहले आप इन्वेस्टिगेशन करिए उन्होंने डेमोक्रेसी को तोड़ा है। पहले के जजेस के ऊपर अगर मैंने करप्शन का चार्ज लगाया है तो आप पहले इस बात का इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि मैंने चार्जेस लगाए हैं, ठीक है, इस बात का इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि उन्होंने करप्शन किया है कि नहीं किया है। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर मेरी बात झूठी निकलती है तो आप मेरे ऊपर कोई सजा दे सकते हैं, तब तक जब तक आप ये इन्वेस्टिगेशन करते नहीं उन चार्जेस की जो कि मैंने लगा रखे हैं, तब तक आप मुझे भी कुछ नहीं कह सकते। किसके अंदर? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के अंदर। ये स्टैंस है मिस्टर प्रशांत भूषण का। ये पीपीटी में अवेलेबल करा दूंगा, आप इस पीपीटी को जाके पढ़िएगा, काफी अच्छा है। इसके बैकग्राउंड में मैं नहीं जा रहा हूं, बैकग्राउंड आपको मैं पहले बता चुका हूं। फाइनली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक टॉपिक आएगा। भैया तिब्बत बॉर्डर के पास जो चाइना का साइड है वहां पे चाइनीज मिनिस्टर गए हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई। ये अक्सर कर स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं, टीवी में मीडिया में हमको इनकी फोटोज अक्सर कर नजर आती हैं। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जो चाइना की लीडरशिप है वो उनके बॉर्डर एरियाज में जाए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है, टोटलिटेरियन रिजाइम है, तो टोटलिटेरियन रिजाइम कभी भी अपने लोगों को आंसरेबल नहीं होता है। तो इस तरीके की चीजें हमको बहुत कम देखने को मिलती हैं कि भाई कोई फॉरेन मिनिस्टर गया हो किसी बॉर्डर इलाके में, खासकर चाइना का मिनिस्टर। लेकिन यहां पे हमको ये नजर आया कि जो स्टेट काउंसिलर हैं, चाइना फॉरेन मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिलर वांग ई, इन्होंने तिब्बत के बॉर्डर पे एक विजिट किया। बस एक छोटी सी न्यूज है, इसके रेमिफिकेशंस में ज्यादा अभी घुसिए मत। इनका क्या कहना है? ही सेड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ तिब्बत इज ऑफ pivotal importance to China's overall development, according to the foreign ministry statements, and urged diplomats to work with local officials to protect national security in the face of unprecedented challenges in the post-coronavirus world. थोड़ा इनकी भी हालत खराब हो रही है इंडिया के दम पे। तो ये थे आज के हेडलाइंस दोस्तों। मैंने बहुत जल्दी बहुत ब्रीफ में इन हेडलाइंस को बताया है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि मैं और डिटेल तरीके से समझाऊं और तोड़ की चीजों को समझाऊं और लेक्चर को बड़ा करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। काम की चीजें मैं कोशिश करूंगा कि रोज मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।